बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी में हमने फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री पढ़ा था। अच्छा, तो एमसीक्यूज लिख ले। थर्ड डिग्री वन में, थर्ड डिग्री burn is usually replaced by। अच्छा, तो थर्ड डिग्री बर्न में टिश्यू है वो रिप्लेस होते हैं किस चीज़ पे? स्कार फॉर्मेशन, दाग। ठीक है, टिश्यू की डेथ को स्कार फॉर्मेशन। अच्छा, फार्माकोलॉजी के लेक्चर आपको याद हो तो बर्न की वजह से कौन सी अल्सर हो सकती है? यस, विच अल्सर कैन बी सीन इन द बर्न पेशेंट? बर्न पेशेंट में फ्लूइड लॉस होती है। फ्लूइड लॉस की वजह, फ्लूइड लॉस को डिहाइड्रेशन जब हो जाए तो ब्लड वॉल्यूम कम, ब्लड वॉल्यूम कम तो स्टमक की म्यूकोजा को ब्लड की वॉल्यूम कम पहुंचेगी, ब्लड की मकदार कम। तो इस तरह ये स्टमक है, स्टमक के अंदर साइड से म्यूकोजल कोटिंग है, म्यूकोजल कोटिंग। अगर म्यूकोजा को ब्लड की सप्लाई कम है तो म्यूकोजा की जो टिश्यू है उसकी डीजेनरेशन होगी, टिश्यू डेथ, तो उसकी वजह से अल्सर होगी। ठीक है, इस अल्सर का नाम है कुर्लिंग अल्सर। कुर्लिंग ने डिस्कवर किया था तो इसकी वजह से इसका नाम कुर्लिंग है। तो इसमें लिख ले, विच अल्सर कैन बी सीन इन थर्ड डिग्री बर्न। फ्लूइड लॉस थर्ड डिग्री में होता है, सेकंड डिग्री में फ्लूइड लॉस कम, बिल्कुल कम, 10% से कम। तो थर्ड डिग्री बर्न। कुर्लिंग अल्सर, थर्ड डिग्री बर्न में फ्लूइड लॉस होती है। थर्ड डिग्री बर्न, फ्लूइड लॉस, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब है कि ब्लड की जो वॉल्यूम है वो भी कम होगी, ब्लड वॉल्यूम कम, टू डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड की वॉल्यूम कम हो, आर्गन को ब्लड की सप्लाई कम हो तो उसको इस्कीमिया कहते हैं। सो इस्कीमिया ऑफ म्यूकोजा ऑफ द स्टमक, इस्कीमिया ऑफ म्यूकोजा ऑफ द स्टमक। इस्कीमिया अब म्यूकोजा ऑफ द स्टमक जब हो जाए तो उसकी वजह से म्यूकोजल टिश्यू की डिजेनरेशन होगी। और जब डिजेनरेशन हो जाए तो अल्सर, और उस अल्सर का नाम है कुर्लिंग अल्सर। ठीक है, एक होता है कुशिंग अल्सर। कुशिंग अल्सर किस चीज़ की वजह से हो? हेड इंजरी की वजह से। वो वेगस नर्व स्टिमुलेट कर देता। वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाए तो यहाँ पे जो पेराइटल सेल है उस पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है। एसिटाइल कोलिन जब वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो एचसीएल ज़्यादा बनेगी, तो उसकी वजह से अल्सर होगी ज़्यादा एचसीएल की वजह से, उसका नाम है कुशिंग अल्सर। अच्छा, effect of burn on different body system, effect of
on system of the bird. अच्छा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसकी इफेक्ट क्या होगी? कार्डियो वास्कुलर सिस्टम, CVS। अच्छा, फ्लूइड लॉस हो जाए, फ्लूइड लॉस तो ब्लड की वॉल्यूम कम, तो टेकिकार्डिया होगी या ब्रेडिकार्डिया? हाँ, तो टेकिकार्डिया। फ्लूइड लॉस हो, ब्लड की वॉल्यूम कम हो, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म में हार्ट अपना रफ्तार बढ़ाएगा, ठीक है, कि ज़्यादा ब्लड को पंप करे, तो उसकी वजह से टेकिकार्डिया होगी। सिंपल है। अच्छा, दूसरा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रेडिपनिया होगी या टेकेपनिया? ब्लड कम है तो ऑक्सीजन की मकदार आर्गन को कम पहुंचेगी, तो टेकेपनिया। हम ज़्यादा सांस लेंगे कि ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करे, तो टेकेपनिया। टेकेपनिया 18 पर मिनट से 18 से जब ज़्यादा हो जाए तो उसको टेकेपनी कहते हैं। अच्छा, रीनल सिस्टम पे उसकी क्या? सांस लेने, ब्रीदिंग। हाँ, रीनल सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगी? ओलिगोरिया क्यों? वो तो उसके साथ रिलेटेड नहीं। देखो, ये किडनी है, किडनी, तो किडनी की ब्लड फ्लो कम होगी, ब्लड फ्लो कम होगी तो उसकी वजह से किडनी को ब्लड की सप्लाई कम मिलेगी, तो किडनी रीनल फेलियर हो सकती है। हाँ, तो इस फेलियर, जब किडनी फेल हो जाए ब्लड फ्लो की वजह से, और ये मसला किडनी के बाद है या किडनी से पहले? पहले है, तो प्री रीनल फेलियर। अगर मिसाल के तौर पर ये यूरेटर है, यूरेटर में स्टोन है और उसकी वजह से ये बैक का प्रेशर बिल्ड करे, उसकी वजह से किडनी फेल हो जाए, तो ये पोस्ट रीनल फेलियर है, ठीक है। तो रीनल फेलियर अगर मसला पहले हो तो उसको प्री रीनल फेलियर, और बाद में हो तो ये प्री रीनल फेलियर है, तो उसको ब्लड की सप्लाई कम है, प्री रीनल फेलियर। ये बन, ये थर्ड डिग्री बन, थर्ड डिग्री बन में फ्लूइड लॉस होती है। ये सारे के सारे मसले हैं, ये डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, दिस आर। हाँ, लेकिन थर्ड डिग्री बर्न जब हो, ठीक है। अच्छा, ओलिगोरिया किस तरह? दोनों किडनी फेल हो, मतलब नहीं समझ। हाँ, ठीक है, मतलब किडनी की फिल्ट्रेशन सही तौर पर नहीं होगी। जब फिल्ट्रेशन होती है तो यूरिन बनती है, उसकी यूरिन तो बनेगी लेकिन उसकी फिल्ट्रेशन सही नहीं होगी। आप चेक कर ले, ठीक। प्री रीनल फेलियर, अच्छा, ब्रेन पे उसकी इफेक्ट क्या होगी? ये सारे के सारे जो हम पढ़ते हैं इसमें लिख लें। थर्ड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री
फर्स्ट और सेकंड में ये नहीं होते, टेकिकार्डिया, टेकेपने, प्रीरेनल, ये फ्लूइड लॉस की वजह से होती है, और फ्लूइड लॉस 3rd डिग्री 1 में होती है। तो ब्रेन पे क्या इफेक्ट होगी? ब्रेन, हाँ, स्ट्रोक, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, तो स्ट्रोक, उसको स्ट्रोक कहते हैं, स्ट्रोक। एक होते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, एक होते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। अच्छा, इसमें लिख ली दीज ऑल और बिकॉज ऑफ डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ये समझ गए? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं उसके पिक्चर? अच्छा, अब हम इसकी बर्न की मैनेजमेंट किस तरह करेंगे? मैनेजमेंट हर एक पॉइंट को गौर से देखें, जब मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। बर्न की मैनेजमेंट किस फर्स्ट एड हम किस तरह करेंगे बर्न पेशेंट की? हाँ, पहले हम किस तरह, फर्स्ट एड का मतलब है पेशेंट जब आ जाए तो पहले हम क्या चेक करेंगे? बर्न मैनेजमेंट, बर्न मैनेजमेंट फर्स्ट एड, हम फर्स्ट एड ABCD से हम करते हैं, ABCD, ABC और D। पहले हम चेक करेंगे ईयरवे पेटेंसी, के ईयरवे तो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है। पहले हम ईयरवे को चेक करेंगे, ईयरवे पेटेंसी का मतलब है ओपन। अगर ईयरवे ठीक है तो फिर हम बाद में ब्रीदिंग, ईयरवे पेटेंसी पहले चेक करेंगे। पेटेंसी का मतलब है ओपन। ईयरवे ठीक है, ट्रेकिया ठीक है, लेरिंग ईयरवे, तो फिर हम ब्रीदिंग चेक करेंगे, ब्रीदिंग ठीक है। ब्रीदिंग के बाद हम सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, फ्लूइड लॉस कितना है, ब्लड हाइपोटेंशन है, शॉक है, तो सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर। और डी पर डिस्ट्रक्टिबिलिटी, बोन को देखेंगे कि फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिबिलिटी। अच्छा, बर्न की पेशेंट जब वो इमरजेंसी में आएगा और उसकी वजह से उसकी बोन की फ्रैक्चर हो सकती है, तो पहले हम ईयरवे को देखेंगे, ब्रीदिंग, फिर ब्लड प्रेशर और इसके साथ डिस्ट्रक्टिबिलिटी, बोन फ्रैक्चर एक्सेट्रा। बोन भी जल सकता है ना, उसकी डिस्ट्रक्टिबिलिटी। अच्छा, तो ये उसकी मैनेजमेंट थी। फर्स्ट एड बर्न पेशेंट की ABCD से याद रखें। पहले स्टेप 2 वगैरह में अगर आपसे पूछे कि किस तरह, पहले तो हम ईयरवे चेक करेंगे, फिर ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन, फिर डिस्ट्रक्टिबिलिटी। अगर हम पहले डिस्ट्रक्टिबिलिटी को चेक करें और ईयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है तो वो बंदा तो मर भी सकता है, वो तरीका गलत है। अच्छा, अब इसके लिए हम फिर मैनेजमेंट में फ्लूइड देंगे, तो फ्लूइड के लिए जो फार्मूला है वो है पार्कलैंड फार्मूला।
fluid management. इस आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसको गौर से देखें. फ्लूइड मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन एज, वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया. द फ्लूइड डिपेंड upon age, weight and body surface area. बॉडी सरफेस एरिया हम रूल अपनाने से मालूम कर सकते हैं. अच्छा, पहले 24 घंटों में जो हम फ्लूइड देते हैं तो वो पार्कलैंड फार्मूला, और 24 घंटों को बाद जब हम फ्लूइड देते हैं तो मेंटेनेंस फ्लूइड उसे कहते हैं. तो the fluid given in the first 24 hours according to Parkland फार्मूला. पहले 24 घंटों में जो हम फ्लूइड देते हैं तो वो पार्कलैंड फार्मूला के मुताबिक. पार्कलैंड फार्मूला क्या है? पार्कलैंड फार्मूला में 4 ml ये कांस्टेंट है, 4 ml कांस्टेंट है. फिर वेट ऑफ पेशेंट, ये वेट हम केजी में लेंगे, ठीक है, इन केजी. और इसके साथ साथ बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना है, तो ये पार्कलैंड फार्मूला है, ठीक है. अच्छा, पार्कलैंड फार्मूला 4 ml मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय बॉडी सरफेस एरिया. ये फार्मूला याद रखें, ठीक है. पार्कलैंड फार्मूला पे 2 MCQs आएगी. अच्छा, क्लिनिकल केस लिख लें. A 32-year-old male having weight (70 kg) is brought. सीरियस कंडीशन में तो क्लिनिक में नहीं आते, तो इमरजेंसी इज ब्रॉट टू इमरजेंसी with the history of burn. मसला बर्न का है. ऑन एग्जामिनेशन द अफेक्टेड एरिया कौन कौन सी है? होल लेफ्ट upper limb, back of the chest, back of abdomen,
and back up lower legs. अच्छा, according to Parkland formula, how much fluid should be given in the first 8 hours? अच्छा, इसमें देखें एज 32 है, एज 32 है तो मतलब अडल्ट है। तो अडल्ट के लिए बॉडी सरफेस एरिया हम किस तरह मालूम करते हैं? पार्कलैंड फार्मूला में 4 ml बॉडी सरफेस एरिया मालूम करेंगे, वेट ऑलरेडी मेंशन है और वो केजी में है, तो वेट तो मालूम है पार्कलैंड फार्मूला के मुताबिक, और बॉडी सरफेस एरिया मालूम करें तो बैक आप होल लेफ्ट अपर लिम्ब होल 9%। अच्छा, बैक ऑफ चेस्ट 9, बैक ऑफ एब्डोमेन 9, और बैक ऑफ लेफ्ट लोअर लिम्ब लेफ्ट मेंशन है तो मतलब 1 9। तो इसका मतलब है 36। बॉडी सरफेस एरिया कितना है? बॉडी सरफेस एरिया, अच्छा, तो बॉडी सरफेस एरिया 36%। अब ये आसान है, पार्कलैंड फार्मूला के मुताबिक, पार्कलैंड फार्मूला 4 ml मल्टीप्लाई बाई वेट केजी में है 70 kg, और बॉडी सरफेस एरिया 36 कितना बनता है? बस इसके साथ यूनिट न लिखे, ml लिख ले, केजी हम नहीं लिखेंगे, ml। अच्छा, अब ये अगर लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 2 3 10.08 लीटर, ये ml है, ये लीटर है। अब देखो पार्कलैंड फार्मूले से हम ये मालूम किया कि हमने कितने फ्लूइड देना है 24 घंटों में, 10.08 लीटर। अब देखो ये कहते हैं कि पहले 8 आवर में कितने देंगे। हाँ, किस तरह? हाँ, आधा हाफ हम बस 8 घंटों में देंगे, फिर ड्रिप इस तरह एडजस्ट करेंगे कि 16 नेक्स्ट 16 आवर जो है उसमें आधा देंगे। अच्छा, हाँ, तो डिवीजन किस तरह करेंगे? फर्स्ट 8 आवर, नेक्स्ट 16 आवर, half of the total fluid
half of the total fluid in first 8 hours, ठीक है। और बाकी जो है रिमेनिंग हाफ हम तो टोटल फ्लूइड कितने हैं 10.08, तो ये है टोटल फ्लूइड। 10.08 लीटर फ्लूइड हम देंगे 24 घंटों में। अब ये हाफ कर दे तो 5.04 लीटर ये हम देंगे, तो आंसर क्या है 5.04। अगर एमसीक्यूज में मेंशन हो के नेक्स्ट 16 आवर में, तो फिर भी ऑप्शन 5.04 लीटर। अच्छा, फर्स्ट एड पहले तो हम फर्स्ट एड करेंगे ईयरवे और उसके बाद फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। मतलब जब इमरजेंसी में पेशेंट आ जाए तो पहले फर्स्ट एड पेशेंट की ईयरवे चेक करेंगे। फर्स्ट एड अगर जब मिसाल हॉस्पिटल में ना हो, बाहर हो, तो फिर भी उसकी ईयरवे चेक करें, उसके फिर ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर और डिस्ट्रक्टिबिलिटी, बाद में हम फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। ना ना ना, तो पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम से फ्लूइड जिस टाइम से हम स्टार्ट करते हैं तो उस हिसाब से 24 घंटे। अच्छा, हाँ, तो तब टाइम स्टार्ट होगी क्लिनिकल केस। अच्छा, a 3-year-old child having और चाइल्ड का वेट कितना होता है 12 केजी, 10-12 केजी तक, 3 ईयर के 12, हाँ 12 केजी, हैविंग वेट 12 केजी, brought to the emergency with history of burn on examination। HO का मतलब है हिस्ट्री ऑफ, OE का मतलब है ऑन एग्जामिनेशन। The skull
अच्छा, हाउ मच फ्लूइड, according to Parkland बैक ऑफ चेस्ट एंड एब्डामेन दोनों की बैक है, एंड पेरिनियम की वे, पेरिनियम भी हाँ स्कल। अगर मेंशन ना हो तो इसका मतलब है स्कल कंप्लीट है। एक साइड हो तो फ्रंट ऑफ स्कल हो तो फिर आप फ्रंट ऑफ स्कल, इसमें मेंशन नहीं तो आप स्कल पूरा स्कल कंसिडर कर लें। अच्छा, पहले आप इस तरह आप कैलकुलेट कर ले, कर सकते हैं। बॉडी सरफेस एरिया किस तरह मालूम करेंगे आप बताएं। ये 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है तो इसके लिए फार्मूला अलग है। स्केल के लिए कितना 18, स्केल के लिए 18%। अच्छा, बैक ऑफ चेस्ट और बैक ऑफ एब्डोमेन पेरिनियम 0, पेरिनियम हम बच्चों में कंसिडर नहीं करते और अडल्ट में 1%। अच्छा, तो बैक ऑफ चेस्ट बैक ऑफ एब्डोमेन बैक ऑफ एब्डोमेन 9%। अब आसान है, 18 और 18 36, तो बॉडी सरफेस एरिया 36%। पार्कलैंड फार्मूले के मुताबिक पार्कलैंड फार्मूला 4 ml, वेट कितना है 12 kg और 36, तो कितना बनता है 1728। अच्छा ml, अगर ये ml में कंसिडर करते हैं तो ये लीटर, तो फिर 1.728 लीटर। ठीक है, अब देखो ये फ्लूइड हम देंगे पार्कलैंड फार्मूले के मुताबिक 24 आवर के, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि फर्स्ट 8 आवर या नेक्स्ट 16 आवर, तो आंसर क्या होगी 1.728 लीटर। तो आंसर क्या है 1.728 लीटर। अच्छा, हम फ्लूइड देते हैं तो फिर चेक करेंगे इंडिकेटर, इंडिकेटर के मतलब किडनी में मसला तो नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक है, हार्ट को ब्लड की फ्लो ठीक है, तो वो हम चेक यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, तो इंडिकेटर लिख ले। बेसिक से इतने क्वेश्चन नहीं आते वो, लेकिन सब जो क्लिनिकल है और फिर सर्जरी और इंटरनल मेडिसिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 100 MCQs इससे आते हैं। तो इंडिकेटर हम यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट कि किडनी प्रॉपरली काम करता है या नहीं। तो यूरिन आउटपुट हम अडल्ट के लिए अलग, और अगर 0.5 ml पर kg पर आवर यूरिन आउटपुट है अडल्ट के लिए तो ये ठीक है, ये ठीक है। बच्चों के लिए अगर 1 ml, कुछ बुक 1 ml से 2 ml लेते हैं, कुछ 1.5 से 1 ml, लेकिन 1 ml लिख ले पर kg पर आवर,
ये है चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो फिर ये ठीक होगी। क्लिनिकल केस किस तरह आएगी, यूरिन आउटपुट पे। अच्छा, 35 या old patient having weight 40 नहीं 60 kg, how much output अब देखो 60 kg उसकी वेट है, तो यूरिन आउटपुट पर आवर कितने होने चाहिए, यूरिन आउटपुट कितने चाहिए, 60 kg पेशेंट की वेट है, तो यूरिन आउटपुट कितने चाहिए पर आवर, कितने 30, यस। तो पर एक के जी 0.5 ml, तो 0.5 ml और वेट 60 है, तो 60 kg से मल्टीप्लाई करें तो 30 ml। ये आप कंसिडर में फिजिक्स नहीं है तो kg को न ले, 30 ml, अगर 30 ml यूरिन आउटपुट है तो ठीक है पर आवर। हाँ, जब ये आप मैनेजमेंट करते हैं तो इंडिकेटर फर्स्ट आप यूरिन आउटपुट इसके साथ साथ चेक करेंगे। यूरिन अगर इंट्रावेनस फ्लूइड आप लगाते हैं और यूरिन आउटपुट कम है तो फिर मतलब किडनी में मसला है या आप जो फ्लूइड लगाते हो वो ठीक नहीं पहुंचते। हाँ, किस तरह से मुझे पता नहीं है। अच्छा, दूसरा फिर हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ब्लड प्रेशर, दूसरा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ठीक है या नहीं, उसके बाद सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर, आपने ड्रिप लगाई है पेशेंट को तो उसकी यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। ब्लड प्रेशर जब आप फ्लूइड लगाते हैं तो उसका ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा कर देता है, तो आप चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा ना हो जाए ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उसके साथ साथ सेंट्रल वेनस प्रेशर। सेंट्रल वेनस प्रेशर का मतलब है इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर, ठीक है। ब्लड फ्लो, तो इसका मतलब है राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट को ब्लड, ठीक है। तो फिर ब्लड सप्लाई बॉडी को ठीक तरह होगी, तो ये इंडिकेटर है। और इस पे एक और क्लिनिकल केस लेके एक घंटे में तो टाइम है, कितना टाइम है, 40, बस 20 मिनट और क्लास लेते। अच्छा, अच्छा, a 3-year-old child having weight 13 kg, how much urine output is proper? Per hour. Yes, 13 ml.
113 ml पर आवर। अच्छा, मेंटेनेंस फ्लूइड, दूसरा जो है वो है मेंटेनेंस फ्लूइड। मेंटेनेंस फ्लूइड का कैलकुलेशन आसान है। The fluid given after 24 hours. The fluid given after 24 hours, जो 24 घंटों के बाद हम फ्लूइड देते हैं तो उसका नाम मेंटेनेंस फ्लूइड है। मेंटेनेंस फ्लूइड हम किस तरह फाइंड करते हैं? कैलकुलेशन, या पहले क्लिनिकल केस लिख लें। अच्छा, 7-year-old child having weight 7 ईयर नहीं लिख ले, ये 3 ईयर कर ले, 3 ईयर तो 3 ईयर और इसकी वेट 8 kg, 8 kg। हाउ मच maintenance fluid should be given? कितने फ्लूइड देने हैं मेंटेनेंस फ्लूइड? कैलकुलेशन मेंटेनेंस फ्लूइड के इस तरह करेंगे। कैलकुलेशन 0 से लेकर 10 kg तक हम 100 ml फ्लूइड देंगे, फिर 10 से लेकर 20 kg तक 50 ml, और 20 kg से ज़्यादा को फिर हम 20 ml। अब उसकी आंसर आप ठीक कर सकते हैं। A 3-year-old child having weight 8 kg, how much maintenance fluid should be given? 100 क्यों? मतलब पर केजी, ये पर केजी हम इतने देंगे, तो 8 kg है तो 800 ml। ये पर केजी, इसमें लिख ले पर केजी और पर केजी। तो 1 kg के लिए 100 ml, 8 kg के लिए 800 ml। अब देखो, पहले वाला आसान है, दूसरे केस पर मुश्किल है। इसमें कोई क्वेश्चन है? किस? ये इंडिकेटर का मतलब है यूरिन आउटपुट। वो तो हम जब फ्लूइड आपने लगा फिर यूरिन चेक करेंगे कि ठीक है या नहीं, वो यूरिन आउटपुट है। और ये मेंटेनेंस फ्लूइड है। पेशेंट जब वार्ड में है, ठीक है, तो उसको पहले 24 घंटों में पार्कलेन फार्मूला, और इसके बाद जो फ्लूइड आप लगाते हैं वो मेंटेनेंस फ्लूइड है। 24 घंटों के बाद, एक दिन के बाद जो फ्लूइड, वो आईवी फ्लूइड आप लगाते हैं वो मेंटेनेंस फ्लूइड है। अब देखो, उसकी वेट 8 kg है तो आप 800 ml फ्लूइड देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इसको थोड़ा गौर से देखें। 16-year-old male having weight, अच्छा
हैविंग वेट, वेट कितना 12 kg 16 ईयर, इसका आप 7 ईयर कर ले और फिर 16 kg हो सकता है, बस ये 4 कर लें, 16 kg, हाउ मच, हाँ अच्छा, तो उसके लिए फिर कितने देंगे, कितना 200, आप इसमें ईयर का मसला नहीं है, ठीक है। 16 पर केजी हम कितने देते हैं 100, ठीक है, लेकिन 10 तक हम 100 देते हैं, 10 kg तक, तो 10 kg और प्लस फिर 6 kg, 10 के लिए 1000 ml, 10 के लिए 1000 1000 ml, अच्छा 1000 और 1000 एक है, ठीक है, तो 1000 ml 10 kg के लिए, फिर 6 kg के लिए 50-50, तो 300, तो देखते हो अभी देखो, तो कितने हो गए 300 ml, समझ गए। 10 kg तक हम 100 ml देंगे, 10 kg से ज़्यादा, ये 16 है तो फिर ये 10 से ज़्यादा जो 6 kg है तो उनके लिए 50-50 देंगे, 10 से 20 फिर 50 देंगे। और अब देखो तीसरा केस को देखें, मतलब 10 के लिए क्योंकि अगर बच्चे का वेट बढ़ रहा है ना तो साथ में फ्लूइड भी कम हो रहा है, फ्लूइड कम, हाँ 50 पे आ रहा है, हाँ, तो अगर हमने यहाँ पे वेट उधर 8 था उधर से डबल किया है ना तो 800 इसके कितना है 3 वेट 8 kg है, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 50 से, 60 से, 15 kg उसका वेट है और हम उसको 50 ml से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 800 ml आंसर आएगा। 800 तो नहीं, इस तरह नहीं है, पहले 10 kg तक तो हम 100 देंगे, ये 16 kg पहले 10 के लिए तो 100 है, हाँ मतलब 10 kg तक वो जितना भी वेट है तो पहले 10 kg के लिए ये है। अब दूसरे केस को देखे फिर आप समझेंगे। अच्छा कितना, अच्छा मैं 25 ईयर ओल्ड मेल having weight 65 kg, how much maintenance fluid should be given? पहले आप अगर इसमें कंफ्यूज है तो देखें, इसमें वेट 8 kg है तो फ्लूइड भी कम है, हाँ 8 kg है फ्लूइड कम है, इसमें वेट ज़्यादा है तो फ्लूइड भी ज़्यादा, तरीका ठीक है। अब देखो, अब आप बताएं, पहले ये 16 kg 65 kg है तो पहले जो 10 kg है उसके लिए कितने 1000 ml, फिर 10 से 20 तक 50-50 500 ml, नेक्स्ट 10 kg 10 से 20 तो 500 ml, अच्छा फिर बाकी कितने वेट 45
तो 45 kg के लिए नेक्स्ट 10 kg, नेक्स्ट 10 kg और नेक्स्ट 45, ये 20 से मल्टीप्लाई करें 900। अब देखो ये सारे जमा कर दे तो कितने बनता है 24 ml। समझ गए? टेन नहीं। अब देखो मतलब आपके ये है क्या 65 है तो 6500 ml नहीं, बस पहले जो आप इस तरह डिवाइड करें 3 हिस्सों में, पहले 10 kg फिर 10 kg और बाद जितने भी है तो वो सारों के लिए 20 ml है। सिंपल है, पहले 10 kg फिर 10 kg 20 हो गए और बाकी 20 से ऊपर जितने भी है तो वो 20 से मल्टीप्लाई कर लें। देखो अब मुझे अब बताए फिर, ठीक है, मुझे फिर पता चलेगा कि आपके कंसेप्ट अब क्लियर है। अगर 25 kg वेट है तो फिर मेंटेनेंस फ्लूइड कितने देंगे? 25 kg वेट है तो फिर मेंटेनेंस फ्लूइड कितने देंगे? अच्छा, पहले 10 kg के लिए 100 ml, नेक्स्ट 10 के लिए 500 और फिर 5 kg के लिए कितना? 5 मल्टीप्लाई बाई 20 तो 100, तो कितने हो गई? 1600 ml। 32 के लिए कितने देंगे? ये 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, पहले 10 kg और बाद 10 kg और ऊपर जितने भी है तो वो, तो मतलब कम, उसका नाम नहीं है, जिसने इजाद किया होगा तो उसका नाम होता। अच्छा, 10 kg के लिए 100, 1000 फिर 500 और 12 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा तो कितने बनता है ml? तो ये है मेंटेनेंस फ्लूइड, इसमें